नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 49वां लेकर आया हूं साथियों। अप्लाइड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित 20 प्रश्न यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने आरबीएससी की बुक्स से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक डाला है वाक्य का, कि वाक्य का अर्थ क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर नहीं देख रखा है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वो जो वीडियो है वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा साथियों। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? विकल्प को देखिएगा साथियों। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम और प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो मित्रों, कोई भी शिक्षिका है छात्रों को किस प्रकार से व्यस्त रख रही है? सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रख रही है। पहली चीज तो सामूहिक मतलब समूह में, और वहां पर भी समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह। तो साथियों, ये सभी सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आ जाती है। अब इस प्रकार का जो अधिगम है ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम कहलाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। अब देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 2 को। दूसरा क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है निराशा, समायोजन का अभाव, अवसरों की प्रतिकूलता और पीढ़ियों का अंतर। तो जो किशोर है उनमें द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण पूछा गया है साथियों। विकल्प का चयन कीजिए सही विकल्प का। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 2 में? तो मित्रों, किशोरों में द्वंद्व का मतलब सभी जानते हो, द्वंद्व अलग अलग 3 प्रकार से द्वंद्व की स्थिति होती है। ये जो द्वंद्व उभरता है किशोरों में, ये अवसरों की प्रतिकूलता के कारण उभरता है। मतलब जब किशोरों के अनुसार, ठीक है, किशोरों के अनुरूप अवसर नहीं होते हैं, इस कारण से ही उनमें द्वंद्व उभरता है। सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि वो जैसा सोचते हैं, यदि उनको वैसे अवसर नहीं मिल पाते हैं, वैसा कार्य वो नहीं कर पाते हैं, तो वो द्वंद्व का शिकार हो जाते हैं। थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तीसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए, बताइए राइट आंसर। मित्रों, इसका राइट आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखना मतलब व्यवहार में परिवर्तन। तो साथियों, व्यवहार में परिवर्तन बड़ी ही आसानी से शिक्षण के माध्यम से कब होगा? जब आप बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाओगे। मतलब बालक किसी भी कार्य को खुद करके सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जिसमें बालक खुद एक्टिव रहे, खुद सक्रिय रहकर सीखे साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है, बाकी रटना तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है तीसरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। देखिएगा साथियों, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, शारीरिक निर्योग्यता मतलब जो बालक शारीरिक रूप से निर्योग्य हो उसके लिए अति कल्पना ही सबसे ज्यादा संतोषजनक युक्ति होगी साथियों रक्षा तंत्र में। क्योंकि वो बालक शारीरिक रूप से निर्योग्य है, तो वो अति कल्पना करके अपने मन में जो उसकी मतलब उसके शरीर में जो कमियां हैं उनके बारे में कल्पना ज़्यादा करेगा। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कल्पना के माध्यम से या कल्पना में ही कोई अच्छी चीज़, जैसे मान लीजिए एक बालक लंगड़ा है या फिर अन्य कोई जैसे दिखाई नहीं देता है, तो उस कल्पना कर करके कि हाँ मुझे सब दिखाई देता है या मैं अच्छे से चल पाता हूँ, तो इस प्रकार से ये जो रक्षा युक्ति है ये ही सबसे ज़्यादा संतोषजनक होगी।
थर्ड विकल्प सही है, अतिकल्पना वाला चौथे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। यहाँ तीसरा विकल्प है। पांचवा क्वेश्चन है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, चिंतन उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखिए, उद्देश्य आपने 3 प्रकार सभी ने पढ़ रखा होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य पढ़ रखा होगा, भावात्मक उद्देश्य पढ़ रखा होगा, क्रियात्मक उद्देश्य पढ़ रखा होगा। साथियों, भावात्मक उद्देश्य का संबंध हृदय से होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध आपके मस्तिष्क से होता है और क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध आपके हस्त से, हाथों से होता है साथियों। लेकिन चिंतन उद्देश्य जैसा कोई प्रकार नहीं बता रखा है, इसलिए फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो मित्रों, छठा क्वेश्चन आपके आता है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि है, अर्ध प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है और व्यक्तिगत विधि है। तो प्रश्नावली का नाम सभी ने सुन रखा होगा साथियों। प्रश्नावली विधि में क्या किया जाता है कि प्रश्नों की एक व्यवस्थित श्रृंखला होती है, जिसमें जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है उससे प्रश्नावली को हल करवाया जाता है। तो ये प्रक्षेपी विधि भी नहीं है, ये अर्ध प्रक्षेपी विधि भी नहीं है, ये अप्रक्षेपी विधि भी नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्तिगत विधि मानी जाती है। व्यक्तिगत मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जाए, व्यक्तिगत विधि, पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है साथियों, वो ही सही आंसर है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखिएगा, प्रश्नावली विधि के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, चारों प्रकार आपको याद होना चाहिए। एक होती है आपके खुली प्रश्नावली, एक होती है आपके बंद प्रश्नावली, एक होती है आपके चित्रित प्रश्नावली और एक होती है आपके मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, चौथा विकल्प सही है छठे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। विचारों की विलोमीयता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण और क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। तो देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है 7 से 11 या 12 वर्ष का समय। कई जगह 11 भी मिल जाएगा, कई जगह 12 भी मिल जाएगा साथियों। तो तीसरी अवस्था है इनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की ये, जिसमें बालक संरक्षण करना सीख जाता है वस्तुओं का, वस्तुओं में क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग करना वो सीख जाता है। विचारों की विलोमीयता पाई जाती है, लेकिन मानसिक द्वंद्व जैसी चीज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होती है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 7वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं 8वें क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन मित्रों, ऐसे समाधान ढूंढने की क्षमता जिसमें मौलिकता हो, लचीलापन हो, प्रवीणता हो, उसको क्या कहा जाएगा? बुद्धि कहा जाएगा, सृजनात्मकता कहा जाएगा, प्रतिभा कहा जाएगा या स्वतः शोध चिंतन कहा जाएगा? देखिए, जब भी समाधान ढूंढे और उसका एक निश्चित उत्तर हो तो फिर वो तो होती है बुद्धि, लेकिन अगर उसमें मौलिकता हो, लचीलापन हो, प्रवीणता हो तो फिर उसको कहा जाता है सृजनात्मकता। क्या कहा जाता है साथियों? उसको सृजनात्मकता कहा जाता है। 8वें क्वेश्चन में आपके दूसरा विकल्प सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 9 को। तो देख लेते हैं 9वें क्वेश्चन को भी। समझना साथियों 9वें क्वेश्चन को। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया। कोई भी एक बच्चा है, कोई चीज आप उसको समझा रहे हो, पर वह इसे नहीं समझ पाया। कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। यह निम्न में से संबंधित उदाहरण है। अभ्यास का उदाहरण है, ये संयोग का उदाहरण है, ये परिपक्वता का उदाहरण है या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, कोई भी बच्चा है, उसको कोई चीज़ आप समझा रहे हो और नहीं सीख पा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद आप उस चीज़ को समझाते हो और वो समझ जाता है, तो ये परिणाम होता है परिपक्वता का। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व हो चुका है। पहले वो परिपक्व नहीं था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उस अवधारणा को वो आसानी से समझ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा परिपक्वता के कारण होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को मित्रों। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है।
सृजनशीलता किसी किए गए कार्य का नया परिणाम है और सृजनशीलता में समाज किसी समूह के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो मित्रों देखिए, जो सृजनशीलता के संबंध में कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो किसी भी कला में मौलिकता मतलब नवीनता बिल्कुल सृजनशीलता है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये कथन गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक माना जाता है। तो आपको क्या देखना था? सही नहीं है, और ये कथन क्या सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। प्रश्न नंबर 10 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। तो यहाँ पर समवयस्क समूह पूछा है। अगर समवयस्क समूह पूछे तो आपका राइट आंसर किशोरावस्था होगा, और समवयस्क समूह न पूछ करके अगर आपसे पूछा जाता है समलैंगिक समूह, क्या पूछा जाता है आपसे? समलैंगिक समूह पूछा जाता है, तो फिर वहां पर आपका राइट आंसर होता बाल्यावस्था। लेकिन समलैंगिक पूछा है या समवयस्क पूछा, क्या है? समवयस्क पूछा है, इसलिए साथियों समवयस्क में किशोर अवस्था ही आएगा। बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो इस चीज को, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ से 11वें क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। चलिए देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन को। मैस्लो के मॉडल में सुरक्षा आवश्यकता से ऊपर कौन सी आवश्यकता होती है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता। तो साथियों मैस्लो ने जो अपना आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है, इसमें 5 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, जिसमें देखिएगा जो सुरक्षा की आवश्यकता है उससे ऊपर वाली आवश्यकता पूछी है। तो सबसे पहले तो शारीरिक आएगी, शारीरिक के बाद में सुरक्षा की आएगी साथियों, सुरक्षा के बाद में प्रेम की आएगी, प्रेम के बाद में सम्मान की आएगी, सम्मान के बाद में आत्मसिद्धि की आएगी। तो सुरक्षा के बाद कौन सी आएगी? प्रेम या स्नेह की आवश्यकता। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। प्रश्न नंबर 12 में प्रेम की जगह स्नेह की आवश्यकता भी आप इसको कह सकते हो। विकल्प तीसरा है 12वें क्वेश्चन में। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को। तो चलिए देखते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? पहला विकल्प उदार पाठ्यचर्या जो सभी छात्रों को हतोत्साहित करे, लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर छात्रों के लिए सुलभ हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान छात्रों के लिए सुलभ हो, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो एनसीएफ 2005 कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को ही हम एनसीएफ 2005 कहते हैं साथियों। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बालकों के लिए ऐसी पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए जो सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक मतलब जिसमें चाहे मंद बुद्धि छात्र हो, चाहे प्रतिभावान छात्र हो, चाहे सामान्य बुद्धि छात्र हो, सभी के लिए वो सुलभ होनी चाहिए, आसानी से सभी सीख सके, ऐसी पाठ्यचर्या हमें अपनानी चाहिए। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए देखते हैं 14वें क्वेश्चन को। 14वां क्वेश्चन साथियों ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला विकल्प शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं और बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो साथियों देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इसलिए जरूरी होता है जब बच्चों को हम शिक्षण कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक एक बच्चे पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सभी की विकास दर कैसी होती है? भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। कोई बालक किसी चीज को जल्दी सीख लेता है, कोई बालक किसी चीज को सीखने में, उसी चीज को सीखने में ज्यादा समय लेता है साथियों।
वो उनका तरीका भी अलग अलग होता है सीखने का, कोई अलग तरीके से सीखता है, कोई अलग तरीके से सीखता है। इसलिए हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना जरूरी होता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो चलिए देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाता है। पिछड़ा बालक कहलाता है, मंदबुद्धि बालक कहलाता है, मंदित मना बालक कहलाता है और वो बाल अपराधी कहलाता है। तो देखिए कोई भी बालक है, यदि उसकी शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक मतलब उसका कक्षा का जो स्कोर है, कक्षा में वो जो सीख रहा है, यदि वो अन्य बालकों, उसकी हम उम्र के बालकों से वो पीछे है, तो उसको हम पिछड़ा बालक कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? पिछड़ा बालक। मंदबुद्धि बालक उसको नहीं कहा जाएगा। बाल अपराधी अलग होता है, अपराध करने वाला बालक होता है बाल अपराधी। तो विकल्प 1 सही है 15वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। मित्रों प्रश्न नंबर 16, अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन का प्रमुख कारण है। पुनर्बलन का अभाव, अंतर्नोद की कमी, अवरोध और प्रत्याशा में कमी। तो देखिए जो अनुबंधन है, अनुबंधन का नाम सभी ने सुन रखा होगा। अनुबंधन का विलोपन, जो अनुबंधित अनुक्रिया है उसका विलोपन कब होगा? देखिए मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए दो प्रकार का अनुबंधन है, एक तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन और एक प्राचीन अनुबंधन। यदि दोनों ही अनुबंधन में पुनर्बलन का अभाव है तो फिर वहां पर अनुबंधित अनुक्रिया का लोप हो जाता है साथियों। जैसे मान लीजिए कुत्ते को आप घंटी तो बजा रहे हो, वो तो अनुबंधित उद्दीपक है, लेकिन यदि उसके बाद में लार आने के बाद में यदि उसको भोजन नहीं मिला तो ये भोजन किसका कार्य कर रहा है? पुनर्बलन का कार्य कर रहा है साथियों। तो यदि वो भोजन नहीं मिलेगा तो बिल्कुल वो लार का आना भी बंद हो जाएगा। अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? लार का आना। तो साथियों पुनर्बलन के अभाव के कारण ऐसा होता है। चाहे आप स्किनर वाला उदाहरण देख लो, स्किनर वाले उदाहरण में क्या होता है, यदि चूहा लीवर को दबाता है और लीवर दबाने के बाद में आप यदि उसको भोजन नहीं देते हो तो फिर वहां पर वो लीवर दबाना छोड़ देगा। यहां पर पुनर्बलन का अभाव राइट आंसर है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। यहां फर्स्ट विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए और उपयुक्त सभी। तो साथियों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें लगातार पुरस्कार दो या उन्हें असाधारण होने की, भाई आप असाधारण हैं, आप असामान्य हैं, ऐसी अनुभूति उनको नहीं कराना है, बल्कि उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाने चाहिए साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही है 17वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो यहाँ प्रथम विकल्प ही है, उपयुक्त सभी पे नहीं जाना है यहाँ पे आपको। 18वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन है, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो अभिकर्मित अधिगम का या अभिकर्मित अनुदेशन का नाम सभी ने सुन रखा होगा। प्रवर्तक है इसके स्किनर। साथियों बीएफ स्किनर ने ये जो अभिकर्मित अनुदेशन बताया है या अभिकर्मित अधिगम सामग्री बताई है, इसमें क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो छात्र है वो खुद की गति से सीख पाता है। खुद की गति से जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसका मानसिक विकास है, जिस तरीके से वो सीखता है उसी गति से वो इस विधि के माध्यम से सीख सकता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा 18वें क्वेश्चन में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। तो मित्रों 19वां क्वेश्चन आपके 19वें क्वेश्चन में आपको असत्य कथन छांटना है। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन है। पहला कथन, विशिष्ट बालक का अर्थ है सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। दूसरा कथन, एक बालक समान कक्षा में कई वर्षों तक रहता है तो उसको पिछड़ा बालक कहते हैं। तीसरा कथन, बालक को शब्द विवरित रूप से दिखाई देना डिस्लेक्सिया कहलाता है। शेष अवस्था में नैतिकता की पूर्णता पाई जाती है। तो मित्रों देखिएगा, विशिष्ट बालक का मतलब यूं नहीं है कि कमजोर बालक, चाहे वो कम सामान्य बालकों से कम हो या ज्यादा हो,
उसको हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। तो ये तो सत्य कथन है। कोई भी बालक अगर कई वर्षों तक एक ही कक्षा में रह रहा है तो उसको हम पिछड़ा बालक कहेंगे। बिल्कुल। कोई बालक है वो शब्दों को विवरित रूप से देखने में असमर्थ है तो उसको डिसलेक्सिया की बीमारी है उसको। ये तीनों कथन तो सत्य है, लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए शेष अवस्था में नैतिकता की पूर्णता शेष अवस्था में कहाँ से? बालक नैतिक होता ही नहीं है। अगर नैतिकता का पालन करता है तो वो आज्ञा और दंड के कारण करता है। साथियों विकल्प नंबर आपका 4 सही है, क्योंकि ये क्या है? एक असत्य कथन है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। कमेंट करके जाइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जरूर बताकर जाए हमें। और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन साथियों ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता में सम्मिलित नहीं होगा? अनधिगम सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान में ही अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, और सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है। तो साथियों सीखने की प्रक्रिया की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। देखिए सीखना अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है, व्यापक प्रक्रिया इसको माना जाता है, लक्ष्योन्मुखी इसको माना जाता है, लेकिन शैक्षिक संस्थान में ही अधिगम प्राप्त होता है। अधिगम तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि विद्यालय में या अन्य शैक्षिक संस्थान में ही सीख सकेंगे। क्या हम बाहर नहीं सीखते हैं? सीखते हैं साथियों। तो ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। दूसरा विकल्प सही है 20वें क्वेश्चन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 2 वीडियो हो चुके हैं, कल वापिस आपके लिए 2 वीडियो आ जाएंगे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।